मुझे बता दीजिएगा आवाज आ रही है या नहीं। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मोस्टली टॉपिक्स हैं वो हम रिचर्ड टी फ्रॉइड की बुक से पढ़ेंगे। रिचर्ड टी फ्रॉइड, इसका थर्ड जो चैप्टर है, क्लासिकल इकोनॉमी एंड द केनेजियन रेवोल्यूशन। आज हम क्लासिकल इकोनॉमी का जो थर्ड चैप्टर है, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन करेंगे थर्ड चैप्टर में। इसके भी मैंने आपको हैंडआउट्स भी सेंड किए हैं। और मुझे एक बार कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अच्छा जी। और जो इसका जो पहला चैप्टर है रशियल इनकम का, वो हमने हबीबुल्लाह वसीम की बुक से कल पढ़ लिया। ठीक हो गया। और हम ठीक हो गया। हम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर रिचर्ड डिफाइन, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसकी बुक मैंने आज आपको लोगों को सेंड की थी। और इसके हैंडआउट्स जो मैंने नोट्स हैं वो भी मैंने आपको सेंड कर दी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल रेवोल्यूशन से। ये क्लासिकल रेवोल्यूशन यानी कि जो क्लासिकल की थ्योरी आई, क्यों आई? ये था, रिएक्शन था, रिएक्शन अगेंस्ट मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिस्ट को जब मैंने पहला लेक्चर लिया, उसमें मैं मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स बिफोर क्लासिकल, फिजियोक्रेट्स थे, मर्केंटाइलिस्ट थे, इस्लामिक जो कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन रखने में, वो सारा हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो जो मर्केंटाइलिस्ट थे, इनकी क्या पॉलिसीज थी कि एक तो प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करते थे कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को ही एडवोकेट करते थे। तो जो क्लासिकल था, जो क्लासिकल थे, वो इन्हीं का, इसी जो ये जो थ्योरी थी मर्केंटाइलिस्ट की, इसके अगेंस्ट इनका रिएक्शन आया और इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया जो कि इसके ऑपोजिट थी। परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर थी, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के ऊपर थी, और फ्री ट्रेड के ऊपर थी। तो ये फोकस किसके ऊपर करते थे? प्रोडक्शन के ऊपर और रियल फैक्टर्स के ऊपर। वो जो रियल फैक्टर्स हैं क्या है, वो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इनका पॉइंट था मार्केट क्लियरिंग। मार्केट क्लियरिंग क्या है जी? वेजेस, प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट आर फैक्टर दैट प्ले रोल टू क्लियर द मार्केट। यानी कि जो प्राइसेस हैं, वेजेस हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इधर की वेरिएबल्स होंगे जो कि मार्केट को क्लियर करने में मदद देंगे। इस तरह के ये जो लोनेबल एंड सप्लाई ऑफ फंड्स है उसको क्लियर करेगी। ये जो लेबर मार्केट है उसको क्लियर करेगी। वेजेस, प्राइसेस जो है वो कमोडिटी मार्केट को क्लियर करेगी। तो ये जो मार्केट क्लियरिंग है, ये एक बेसिक प्लेयर होगा इसमें, क्लासिकल की थ्योरीज में। थर्ड, ये बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की। इनकी जितनी भी थ्योरीज होंगी वो परफेक्ट कंपटीशन पे बेस कर रही होंगी, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बोथ एजेंट, फर्म्स भी और इंडिविजुअल भी। और जो इक्विलिब्रियम होगा वो एम सी इक्वल टू एम आर पर होगा। आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होगी यहाँ पर? आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होगी? आउटपुट डिटर्मिनेशन इधर लेबर मार्केट की वजह से होगी। अब लेबर मार्केट की डिटर्मिनेशन कैसे होगी वो हम आगे जाकर देखते हैं। इनके मुताबिक जो मनी है वो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का मतलब ये होगा कि जो मनी का रोल होगा
वो आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को चेंज करने में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। उसके बाद मनी सप्लाई न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में ही आ जाएगी। जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर हमने पढ़ा ये मार्केट क्लियर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन होंगी, पॉलिसी इम्प्लीकेशन यहीं से जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि रिएक्शन अगेंस्ट मर्केंटाइलिस्ट, कि यहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसी है और जो मॉनिटरी पॉलिसी होगा उसका कोई रोल नहीं होगा। और ये इनकी जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन है वो ये यही कंक्लूड करेंगे कि जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो इकोनॉमी के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो क्यों नहीं होनी चाहिए, वो हम फिस्कल पॉलिसी के अंदर प्रूव करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ये सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, सप्लाई ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट हैं। और इनके मुताबिक जो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई है या आउटपुट की जो सप्लाई है, ये ही की रोल होता है किसी भी इकोनॉमी की इनकम को डिटरमिनेट करने के। तो ये इसकी बेसिक चीजें हैं जो मैंने अलग से इसको प्रेजेंट किया है। इन्हीं पॉइंट्स को आप जहन में रखकर तमाम के तमाम जो क्लासिकल इकोनॉमी है उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर जो आपकी आउटपुट होगी वो लेबर और कैपिटल का फंक्शन होगी। शॉर्ट रन में जो लेबर है वो वेरिएबल फंक्शन होगा, इधर कैपिटल को फिक्स करेंगे और ये टेक्नोलॉजी को भी क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। जो इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन लिया है वही लिया है जो हमने क्लासिकल में पढ़ा। यहाँ पर लेबर को इस बुक में एम से शो किया गया, तो हम भी यहाँ पर एम से लेंगे। आउटपुट को इसमें वाई लिखा हुआ है तो हम भी यहाँ पर वाई लेंगे। वो कहता है कि स्टार्ट में जो अगर हम फिक्स कैपिटल के ऊपर लेबर्स को लगाएं तो आपकी आउटपुट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होती है। उसके बाद डिमिनिशिंग होना चली जाती है, एक पॉइंट पर मैक्सिमम होती है और उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। बस इसने यहाँ चेंज क्या किया कि स्टार्ट वाला जो फेज था वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल लिया, क्योंकि फास्ट स्टार्ट अगर इंक्रीजिंग भी होता तो वो हमारे काम का नहीं है। हमने तो सेकंड जो प्रोडक्ट जो फेस है उस पर प्रोडक्शन लेनी होती है। ठीक हो गया। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जिसको मैं एमपीएल लिखता था यहाँ पर एमपीएन है, इसको मैं एक्सप्लेनेशन इसकी बेहतर तरीके से और नहीं कर रहा क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिकल में हमने प्रोडक्शन को देखना है। प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लेबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब कितनी हमने लेबर यहाँ पर लगानी है, यहाँ लेबर लगानी है, यहाँ, ये डिटरमिन करेगी हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट, जहां पर हम एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन करेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन जैसे कि अभी हमने अजम्पशंस के अंदर पढ़ा कि हर फर्म्स क्या कोशिश करेगी कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमम होता है, यहाँ पे एम सी और एम आर इक्वल हो। अगर हम एम आर निकालें तो एम आर कैसे निकलेगा जी, टोटल रेवेन्यू, प्राइस और क्वांटिटी, परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइसेस कांस्टेंट है। इसमें टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू, पी डी क्यू ओवर डी क्यू, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एम आर आ जाएगा, जो किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल है। दूसरी साइड पर नहीं, एम आर ठीक हो गया। और जो कॉस्ट है इधर इसको विद रिस्पेक्ट टू हमने एल लेना था, क्योंकि एल इधर वेरिएबल है। चेंज जो रेवेन्यू में आएगा विद रिस्पेक्ट टू एल, क्वांटिटी का नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एल, और इसको भी डी। तो ये हो जाएगा मार्जिन रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एल, प्राइस, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, टोटल कॉस्ट यहाँ पर क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेजेस एंड लेबर, ये वेरिएबल कॉस्ट है मेरी और ये फिक्स कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव, तो फिक्स कॉस्ट का जीरो आ जाएगा, तो लेबर का विद रिस्पेक्ट टू एल लिया है
तो यहाँ पर ये वेजेस आ जाएगा। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी वेजेस के इक्वल होगी। अब एम आर और एम सी इक्विलिब्रियम होते हैं, तो ये किसके इक्वल आई है जी, ये इक्वल आई है वेजेस के, और जो एम आर है वो इक्वल है पी इक्वल टू एम पी एन। दोनों साइड्स पर पी को डिवाइड कर दें तो एम पी एन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इसके बराबर होगी वेजेस और वेजेस ओवर प्राइस। जो ये वेजेस ओवर प्राइस है, अगर किसी भी वेरिएबल्स को प्राइस के साथ एडजस्ट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, रियल हो जाता है। तो ये मेरे पास क्या होगी, रियल वेजेस होगी। जैसे कि मुझे पता है कि ये जो एमपीएन है, ये वाला एमपीएन, इट्स कॉल्ड डिमांड फॉर लेबर। तो एमपीएन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डिमांड फॉर लेबर, और ये वेजेस, रियल वेजेस के इक्वल होगी। तो डिमांड फॉर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, और इसका रिलेशनशिप क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो जो, और दूसरे तरीके से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन क्वांटिटी। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इधर जो वेरिएबल फंक्शन, जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लेबर है मेरे पास, तो जो कॉस्ट में चेंज आएगा वो वेजेस के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है। तो चेंज इन जो टोटल कॉस्ट है, चेंज इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में किसके वजह से चेंज आएगा, लेबर की वजह से, क्योंकि लेबर ही मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, लेबर को एन लिखना है, अगर मैं कहीं यहाँ एन लिखेंगे लेबर को, तो ये चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट वेजेस के इक्वल है, चेंज इन क्वांटिटी किसके इक्वल है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल कॉस्ट को मैं अभी प्रूव कर चुका हूँ कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो वेजेस के इक्वल होती है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस के इक्वल भी होती है। ये मार्जिनल कॉस्ट है, इक्विलिब्रियम, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट की जगह पर मैं यहाँ प्राइस लिख दूंगा, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम पी एन इक्वल टू डब्ल्यू ओवर पी। तो बुक में इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, और एम पी एन क्या है, डिमांड फॉर लेबर, और इसका जो रियल वेजेस के साथ ताल्लुक होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब हमें यहाँ पता ये चल गया क्लासिकल के नज़दीक कि जब हमने डिमांड फॉर लेबर का कर्व ड्राइव करना है, तो डिमांड फॉर लेबर, या बुक में लिखा हुआ है एन डी, एन फॉर लेबर, डी फॉर डिमांड, इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, और इसका क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। दूसरी साइड पर लेबर सप्लाई का रियल वेजेस के साथ पॉजिटिव सप्लाई। जो डिमांड फॉर लेबर है ये कौन करेगा, फर्म करेगा, और ये कौन करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे। कैसे होगा जी, वो कहता है कि ये हमारे पास 24 आवर है, ये 0 आवर है। इस 0 और 24 के दरमियान आप लेयर या वर्क कर सकते हैं, और जो वेजेस है पर आवर वो है डब्ल्यू ओवर पी, 2 वेजेस है। अगर आप 0 आवर लेयर करें, यानी कि सारे का सारा काम करें, तो आप कितना अर्न कर सकते हैं, 24 आवर आपने वर्क किया, 2 रियल वेजेस हैं, तो $48 आप अर्न कर सकते हैं। तो एक एक्सट्रीम पॉइंट ये है, अगर यहाँ आप सबका सब आराम करें तो अर्निंग क्या होगी, 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। अब आप किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर नहीं होते, बल्कि वेजेस को देखकर आप कुछ ना कुछ अपने लेयर को सेक्रीफाई कर रहे होते हैं। तो कहता है सपोज डेट इस पॉइंट के ऊपर है, इधर वो 16 और ये 16 और आराम कर रहा है, लेयर कर रहा है, और जो बाकी कितने बच गए, 8 8 और वो वर्क कर रहा है। तो साथ ही हम इसकी एक ये डायग्राम बना लेंगे, वर्क और रियल वेजेस क्या है, 2 2 पर वो कितना है, 8 और वर्क कर रहा है। वो कहता है कि जो रियल वेजेस हैं वो 4 हो जाती है, तो 4 होने से वो 4 मल्टीप्लाई बाय 24, तो कितना अर्न कर सकता है, 96 रुपीज। तो ये इसी तरीके से, अब जब रियल वेजेस इंक्रीज हुई तो उसने काम करना ज्यादा शुरू कर दिया।
ठीक हो गया। और लेयर उसने 14 आवर पर ले गया। 14 आवर का मतलब क्या है, 10 घंटे वो काम कर रहा है। 10 और ये 4, इनको मिलाया तो ये लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई किस चीज का फंक्शन हो गया, रियल वेजेस का। और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन होगी जहां पर ये लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड आपस में इक्वल होंगे, यहाँ पर वेजेस और ये एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। और नीचे वो हम आउटपुट फंक्शन बनाएंगे जो किस चीज का फंक्शन है, लेबर का। कैपिटल और टेक्नोलॉजी फिक्स है, ये एम्प्लॉयमेंट है, और ये हमारी आउटपुट होगा। और ये जो आउटपुट है इसका जो स्लोप होगा ये वर्टिकल होगा। वर्टिकल क्यों होगा, इसको भी आगे हम जाकर डिफाइन करेंगे कि ये वर्टिकल क्यों होता है। जो लॉन्ग रन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है इसके मुताबिक, क्लासिकल के मुताबिक ये वर्टिकल होता है। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितने रिसोर्सेज इकोनॉमी में हैं और जो इस रियल वेजेस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं उन तमाम लोगों को रोजगार मिल चुका है, और इस पॉइंट के ऊपर फुल एम्प्लॉयमेंट है। तमाम के तमाम रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज हो चुके हैं, अब कोई और गुंजाइश नहीं है। कैपिटल यहाँ पर फिक्स है, टेक्नोलॉजी भी क्या है, फिक्स है। सेकेंडली क्या आ जाता है, वो कहता है कि ये हमारे पास दो वेरिएबल्स जो है ना, ये रियल वेरिएबल है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज होगी तो आउटपुट चेंज होगी, अदरवाइज आपके जो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये वर्टिकली रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग आने वाली नहीं है। लेट्स सपोज जैसे कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि हम इसको वीएमपीएल बना लेते हैं। वीएमपीएल कैसे बनाएंगे कि प्राइस को उधर ले जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और प्राइस। अब वो कहता है क्लासिकल के प्राइसेस में और जो वेजेस है ना इनके अंदर 1 to 1 रिलेशनशिप होता है। यानी कि जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होंगी उतनी ही वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो प्राइसेस हैं ये इंक्रीज होने की वजह से जो लेबर है वो कहेगी कि हमारी वेजेस भी बढ़ाएं, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगी तो रियल वेजेस उनकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जब उनकी परचेजिंग पावर कम होगी तो वो उतना काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, रियल वेजेस जैसे ही कम होगी तो वो अपनी सप्लाई को क्या करना शुरू कर देंगे, कम करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। जब जो प्रोड्यूसर है उसको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी तो जो उनका लेबर सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और वो तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जो अपनी ओरिजिनल हालत है उसमें नहीं आ जाते। इसको हम बनाते हैं, इट्स कॉल्ड लेबर सप्लाई का, इट्स कॉल्ड लेबर डिमांड का, एमपीएन। ये भी चीज है रियल, और ये मेरी क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, यहाँ ये रियल है और ये मैं नॉमिनल बना लेगा। नॉमिनल कैसे हो जाएगी, एमपीएन और पी1 लेबर सप्लाई पी1, ये वेजेस है। अब हुआ क्या कि प्राइसेस इंक्रीज कर दी। प्राइसेस इंक्रीज करने की वजह से जो एमपीएन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इक्विलिब्रियम यहां पर नहीं जाएगा N1 पर, बल्कि क्या होगा कि रियल वेजेस जैसे ही कम होंगी तो वो रिएक्शंस देंगे अपना। यहाँ पर इस पर ये रियल वेजेस क्या हो गई हैं, कम हो गई क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गई। इस पर फर्म्स तो डिमांड ज्यादा कर रही हैं पर लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस वेजेस के अंदर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, बल्कि हमारी क्या किया जाए, वेजेस बढ़ाई जाए। जैसे ही वो वेजेस बढ़ाएंगे जो ये लेबर सप्लाई कर्व है ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जो वेजेस है नॉमिनल वो इंक्रीज हो गई। और दोबारा हम W2 P2 के ऊपर चले जाएंगे। रियल वेजेस हमारी वहीं की वहीं आ गई, और जो नॉमिनल वेजेस हैं वो इतनी इंक्रीज हुई जितनी
वेजेस प्राइसेस इंक्रीज हुई थी। अब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो हमारा आउटपुट है वो वर्टिकली रहेगा, उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लियरिंग मार्केट, एक क्लियरिंग मार्केट फैक्टर्स हैं क्लासिकल इकोनॉमी के अंदर, कि जो कि खुद ब खुद एक्टिव होते हैं जैसे ही मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम होता है। अगर वो फैक्टर नॉमिनल हो, तो जिस तरह के प्राइसेस नॉमिनल हैं, वेजेस नॉमिनल हैं, तो ये इनको पहले वाले पॉइंट्स के ऊपर दोबारा ले आएंगे। ठीक हो गया। और जो प्राइस लेवल है वही इंक्रीज हुआ है, सिर्फ P1 P2, आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ये हम अजम्पशंस बेसिस के ऊपर P1 P2 लिख रहे हैं। अभी हम इसका एग्रीगेट डिमांड कर्व भी ड्रा करेंगे, और फिर हमें सही पता चलेगा कि किस पॉइंट के ऊपर जाकर, किस पॉइंट पर हमारी जो डिटर्मिनेशन है इनकम की वो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें थी कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ये चीज इस वजह से भी आसान है क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसेस भी पढ़ चुके हैं, और ये जो प्रोडक्शन कर्व है ये भी पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, अब इसमें वो कहता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आउटपुट को इफेक्ट करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो आउटपुट को इफेक्ट नहीं करते। फैक्टर दैट डू नॉट इफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये रियल फैक्टर। जितने भी नॉमिनल फैक्टर हैं, लाइक प्राइसेस, वेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, डू नॉट डू नॉट चेंज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हम प्रूव भी करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। क्या आपने याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, फैक्टर दैट इफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से फैक्टर होंगे जी? जो कैपिटल हमने फिक्स किया था, अगर लॉन्ग रन में वो चेंज हो जाए। जो टेक्नोलॉजी हमने फिक्स की थी, वो टेक्नोलॉजी अगर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। उसकी वजह से क्या होता है, जब कैपिटल आप चेंज करेंगे टेक्नोलॉजी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ जो लेबर है वो चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। जो डिमांड फॉर लेबर है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर भी चेंज होगी, और हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाएगा। लेट ये है लेबर की सप्लाई, लेबर की डिमांड, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये हमारी रियल वेजेस हैं, और ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, और ये मेरा प्रोडक्शन फंक्शन है, ये मेरा कैपिटल K1 है, और ये आउटपुट है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो फुल यूटिलाइज हैं, इस वजह से ये आउटपुट वर्टिकल है। अब हुआ क्या कि कैपिटल मैंने चेंज कर दिया। कैपिटल K1 था, ये क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। K2 होने की वजह से जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी, कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले 1 था, अब क्या हो गया, ये 2 हो गया। इक्विलिब्रियम लेवल इधर आ गया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई और रियल वेजेस भी बढ़ गई। और ये पहले एन नॉट थी एम्प्लॉयमेंट, अब क्या हो गई है, N1 हो गई है। और आउटपुट पहले Y1 थी, अब क्या हो जाएगी, Y2। जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हमारा आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्लासिकल में अगर आप एग्रीगेट सप्लाई कर्व को चेंज करना चाहते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व किस तरह चेंज होगी, कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाए, कैपिटल स्टॉक चेंज हो जाए, इस वजह से ये आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट चेंज हो सकती है, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगी। जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, वेजेस हैं, प्राइसेस हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हमने पढ़ना है, वो भी देखेंगे, वो भी आउटपुट को चेंज नहीं कर सकेगी। तो ये फर्स्ट चैप्टर, इसको कहते हैं क्लासिकल डाइकोटमी। इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल डाइकोटमी। अगर आप कोई से कोई पूछ ले कि क्लासिकल डाइकोटमी क्या है, तो क्लासिकल डाइकोटमी यही है
कि जो रियल फैक्टर्स हैं वो तो आउटपुट और आउट एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर सकते हैं। रियल फैक्टर से मुराद टेक्नोलॉजी है, कैपिटल, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कैपिटल स्टॉक चेंज हो जाता है, लेबर्स की आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, ठीक है, वो भी कैपिटल में ही आता है, तो उससे तो चेंज हो जाएगी आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। जो नॉमिनल फैक्टर है, ठीक है, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी या आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को चेंज नहीं कर सकती। तो ये पहला छोटा सा चैप्टर है, इसको आप देख लेंगे। और अब हम चलते हैं, जो इसका सेकंड चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें मनी को पढ़ना है, प्राइसेस को, एंड इंटरेस्ट रेट। ये वो ही बातें आ रही हैं, मार्केट क्लियरिंग फैक्टर हैं ये सारे के सारे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्वांट मनी का और प्राइसेस का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसने दो थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है मनी और प्राइसेस का रिलेशनशिप दिखाने के लिए। सबसे पहली है थ्योरी क्यूटी, इसको एक्सप्लेन किया जाता है आयरिंग फिशर की एक इक्वेशन है, एम वी इज इक्वल टू पी टी, ये कल भी हमने पढ़ी थी। और इसमें ये कहता है कि जो मनी सप्लाई है और जो प्राइसेस है ना, इनका आपस में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर 20% मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो 20% ही प्राइसेस इंक्रीज होंगे। अगर हम इनका कर्व बनाएं तो वो ओरिजिन से गुजरेगा और 45 डिग्री पर होगा। इट्स कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी हाफ रह जाएगी, वो भी प्रोपोर्शनली रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें इसको एम फॉर मनी सप्लाई, वी फॉर वेलोसिटी, कल वेलोसिटी को भी मैंने डिफाइन किया था, प्राइस लेवल, और टी है स्टॉक ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक हो गया। और इसमें वो आगे जाकर इसको कहता है एम वी इज इक्वल टू पी वाई कर लें। वाई से मुराद क्या है, फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। ये था स्टॉक, स्टॉक का मतलब ये होता है कि जितनी इकोनॉमी में गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं, उसमें न्यूली भी हैं और ओल्ड भी हैं। और वाई का मतलब ये है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ न्यूली है, ठीक हो गया। तो अब मैंने आपको स्टॉक का और फ्लो का भी डिफरेंस बता दिया कि स्टॉक क्या होता है, कि तमाम चीजों को अगर हम शामिल कर लें जो पहले से प्रोड्यूस हैं और जो नहीं प्रोड्यूस की, इट्स कॉल्ड स्टॉक। और जो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के अंदर प्रोड्यूस हुई है, जिसे हम जीडीपी जीएनपी कह रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड इट्स कॉल्ड फ्लो, ठीक हो गया। अच्छा, वो क्या करता है, इन दोनों का रिलेशनशिप देखना है हमने, मनी सप्लाई का, मनी का और प्राइसेस का। तो वेलोसिटी ऑफ मनी को और आउटपुट को वो इन द शॉर्ट रन फिक्स कर देता है, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर फर्ज करें वी की हम वैल्यू ले लेते हैं टी, और वाई की वैल्यू ले लेते हैं 100, तो इसको फार्मूले को हम जनरेट करते हैं। ये हो जाएगा एम वी इज इक्वल टू पी ओवर वाई। एम कितना है जी, एम तो भी हमने फाइंड आउट करना है। वी हमने कितना एज्यूम किया, 10, और ये एम है, और ये कितना हो जाएगा, और पी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, पी एंड एन। फर्ज करें मनी सप्लाई है 100, अगर यहाँ मैं 100 पुट कर दूं, 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्या है, 2 है। अगर मनी सप्लाई हो जाती है 200, अब 100 डिवाइडेड बाय 202, और ये क्या हो जाएगा, 20। अगर ये 300 कर दूं तो मनी प्राइसेस क्या हो रही हैं, यानी कि अगर ये 2 टाइम इंक्रीज हो रही है तो प्राइसेस भी 2 टाइम, अगर ये 3 टाइम इंक्रीज हुई है तो ये 3 टाइम इंक्रीज होता चले जाएगा प्राइस लेवल। और जो मनी की वैल्यूज है वो उतना टाइम ही डिक्रीज होती जाएगी। इट्स कॉल्ड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक हो गया। ये फिशर ने इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसका अनदर वर्जन है जो कि क्वांटिटी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं द कैम्ब्रिज अप्रोच क्वांटिटी थ्योरी। द कैम्ब्रिज अप्रोच क्वांटिटी थ्योरी। अच्छा, इसने ये कहा कि जो आपने ये मनी
और प्राइसेस का जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दिखाया ना अभी, कि अगर 100 मनी सप्लाई है तो जो प्राइसेस का लेवल है वो 10 है, 200 पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वो कहता है कि ऐसा नहीं होता, बल्कि इनके दरमियान, मनी सप्लाई के दरमियान और जो क्वांटिटी, जो प्राइसेस है, वो पॉजिटिव तो रिलेशनशिप होता है पर वो प्रोपोर्शनल नहीं होता। उसकी रीजंस क्या है? उसने इसको मनी सप्लाई की बजाय मनी डिमांड की एक्सपेक्ट्स को ज्यादा फोकस किया। मनी डिमांड क्या है? वो कहता है कि जितनी लोगों की इनकम होती है ना, उसका कुछ पार्ट लोग अपने पास मनी को डिमांड कर लेते हैं। मनी को डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन मोटिव होते हैं, उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी है, गुड एंड सर्विसेज खरीदनी है, कुछ अनफॉरसीन इंसिडेंट होते हैं जिनको पहले से आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इसलिए लोग कुछ पार्ट जो मनी का है उसको अपने पास रखते हैं। पर जो इसने इक्वेशन को ड्राइव किया वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो इक्वेशन थी फिशर की, उसी से ड्राइव किया। एम वी इज इक्वल टू पी वाई, ये इक्वेशन थी। इसने क्या किया, वी को दूसरी साइड पर ले गया। वी इज इक्वल टू क्या हो गया, वी 1/v पी वाई। और इसको लिखा इसने एम इज इक्वल टू के, जो 1/v था उसको क्या कर दिया, के कर दिया, और ये क्या हो गया, पी वाई। तो ये मनी डिमांड की इक्वेशन बन गई। अच्छा, वी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ मनी, के एवरेज नंबर ऑफ टाइम गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए ए वन जो यूनिट है करेंसी का, मनी का, वो कितनी बार सर्कुलेट होता है। ठीक हो गया। तो जो सर्कुलेशन है मॉनिटरी यूनिट्स की, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। और उसका अपोजिट क्या हो गया, मनी डिमांड, अपने पास रखना, बल्कि सर्कुलेट नहीं करना, बल्कि क्या करना, अपने पास रखना, इट्स कॉल्ड मनी डिमांड। तो अगर कहीं वी लिखा हुआ है 4 और आपसे पूछ लिया जाए कि मनी डिमांड क्या है, तो आप उसको क्या कर दोगे, 1/v कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये क्या कहलाएगी, मनी डिमांड कहलाएगी। अब जो मनी डिमांड इन द शॉर्ट रन, आउटपुट तो फिक्स होती है, मनी डिमांड के पी, आउटपुट को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। फिर दोबारा हम मनी डिमांड का और प्राइसेस का ही रिलेशनशिप देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मनी सप्लाई और मनी डिमांड का हमने रिलेशनशिप देखा, तो इसमें होगा क्या कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो मनी डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आ रही है बात की? कि अगर प्राइसेस ज्यादा हो तो गुड एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए आप मनी डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और ये आपकी रियल इनकम है, इट्स कॉल्ड रियल इनकम, यानी कि रियल जीडीपी कह लें आप इसको। उसका एक खास प्रोपोर्शन आपने क्या किया होता है, मनी डिमांड किया होता है। जो मनी डिमांड किया वो सर्कुलेशन से निकल गया। अब जो बाकी मनी रह गई इकोनॉमी के अंदर, वो प्राइसेस को डिटरमिनेट करने के लिए रोल प्ले करेगी। तो इट मींस कि मनी सप्लाई को आप बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ाने की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी, और मनी डिमांड भी उसी प्रोपोर्शन के साथ बढ़ेगी। और इकोनॉमी के अंदर मनी थोड़ी रह जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज तो होंगी, बस उस सेम रेशो के साथ नहीं होंगी। तो प्राइसेस इंक्रीज करें अगर, तो मनी डिमांड भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब मनी डिमांड इंक्रीज होती है तो जो मनी सप्लाई है वो सर्कुलेशन के अंदर क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। यानी कि यहां पर फर्ज करें हमने 100 मनी थी, प्राइस लेवल फर्ज करें 10 था, और मनी हमने क्या कर दी, 200 कर दी। 200 करने की वजह से मार्केट के अंदर मनी आई, और इसका 1/4 तो किसके पास चला गया, लोगों ने डिमांड कर लिया। और जो इकोनॉमी के अंदर आया मनी, वो सिर्फ और सिर्फ 150 थी। ठीक है, 50 किधर चले गए इधर से, हालांकि मार्केट में नोट तो जो आए थे, जो क्वांटिटी ऑफ मनी आई थी, वो तो 2000 आई थी, 200 आई थी। पर सर्कुलेट कितनी कर रही है, 150, और प्राइस लेवल भी क्या इंक्रीज होगा, 15 होगा। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कैम्ब्रिज का, कि 100 पर प्राइस लेवल है 10, 200 पर क्या होगा, 15 होगा। ये अब 5 किधर चला गया, 5 इधर चला गया, जो लोगों ने क्या किया, मनी को डिमांड कर लिया। ठीक हो गया। तो इसमें जो एमसीक्यूज आने वाला है, एमसीक्यूज इसमें ये बनता है कि कितने मिनट से रहते हैं, 3 मिनट से रहते हैं।
हाँ जी, इसमें एमसीक्यूज क्या बनता है कि वो क्या देता है, v इजिकल टू 4, तो मनी डिमांड क्या होगी, 1/v, 1/4। आपको वो दे देता है कि रियल इनकम फर्ज करें 150 है, मनी डिमांड है 0.1, तो जो के है 0.1, तो आप मनी डिमांड फाइंड आउट करें करके दिखाएं, तो मनी डिमांड इसकी क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, यानी कि 0.1, 150, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो मनी डिमांड क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो जी, अगर लोग मनी डिमांड को ज्यादा होल्ड करना शुरू कर दें, मनी डिमांड ज्यादा करने लग जाएं, मनी डिमांड ज्यादा करने का क्या मतलब है, वो पैसा अपने पास ज्यादा रख रहे हैं। पैसा ज्यादा रखने का क्या मतलब है कि वो चीजों को ज्यादा परचेज करेंगे, तो चीजों को ज्यादा परचेज करने का क्या मतलब है, प्राइसेस फिर इंक्रीज होंगी। ठीक हो गया। तो ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है, यानी कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की फिशर की इक्वेशन थी, उसी से ये जनरेट किया गया है। ये सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मनी की बात करता था, और ये मनी डिमांड की बात करता है। ये कहता है कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है मनी सप्लाई और प्राइसेस के दरमियान। जो कैम्ब्रिज अप्रोच है वो कहता है कि नहीं, प्रोपोर्शनल नहीं होता, होता पॉजिटिव ही है, इंक्रीज जिस तरह की ये बताया है, पर वो क्या होता है, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है। तो अभी मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ आपको। नहीं, अभी तो 2 मिनट पड़े हैं, 2 मिनट में हो जाएगा कुछ ना कुछ तो। ऐसे रहता कितना है हमारा, चलिए 2 मिनट बाद ही स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं नया लिंक जनरेट करता हूँ, ये वीडियो सेव कर लूँ, और फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं।